नमस्कार दोस्तों, सिविल गॉव प्रो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया सब्जेक्ट के बारे में बातें करने वाले हैं, जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ये नाम से ही आपको पता चलता है कि मटेरियल्स का स्ट्रेंथ, जो ये सब्जेक्ट है, तो ये मटेरियल्स का स्ट्रेंथ बतलाएगा कि कौन सा मटेरियल कैसा कैसा स्ट्रेंथ है, उसका टाइप्स क्या है। तो जो पहला चैप्टर है वो आपको दिखाएंगे हम, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आज इनका फर्स्ट पार्ट हम आपको दिखाएंगे। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो ये सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो पहले हमको ये जानना है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्या है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स से हम क्या करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो हम सिविल इंजीनियर के जो काम करते हैं और जो आगामी जो आने वाले में ये करने हैं कि जो कोई गवर्नमेंट जॉब में उनका एंट्री होगा और प्राइवेट में भी काम करेगा, तो उसका क्या है कि जैसे आरसीसी डिजाइन करना है, तो आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन, तो हमको सभी में स्ट्रेंथ लगेगा। तो ये आपको पहले नॉलेज करना है, तो उसके उसके बाद ही आप ये कर पाएंगे। तो ये बेसिक चीज है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आपको नॉलेज में लेना है। तो देखिए, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का। ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, प्रॉपर्टी है बाय वर्चू व्हिच द मटेरियल कैन रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स रेजिस्ट करेगा अप्लाइड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब क्या है, ये देखिए, फोर्स, अगर ये फोर्स होगा, मान लीजिए एफ, और पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ए, तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, तो स्ट्रेंथ मतलब इधर स्ट्रेस, एफ बाय ए, ये स्ट्रेस का रेशियो है फोर्स बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये स्ट्रेंथ मतलब इसका इनर प्रॉपर्टी, जो मटेरियल के अंदर का प्रॉपर्टी, जो एक्सटर्नल फोर्स जो है उसको रेजिस्ट कर पाएगा, तभी उनको स्ट्रेंथ कहलाता है। समझ गया कि मटेरियल का स्ट्रेंथ, जो एक्सटर्नल फोर्स वो कितना ले सकता है। तो क्लासिफिकेशन मटेरियल्स, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो देखिए, एक इलास्टिक मटेरियल्स, एक प्लास्टिक मटेरियल्स और एक रिजिड मटेरियल्स। इलास्टिक मटेरियल्स हम किसको कहेंगे? इलास्टिक मटेरियल्स हम कहेंगे कि जो हमने लोड दिया है, एक्सटर्नल लोड दिया है, तो वो कुछ देर तक वो उनका डिफॉर्मेशन होगा, और अगर लोड हम रिमूव कर देंगे तो वो फिर ओरिजिनल उनका शेप में आ जाएगा और साइज में भी आ जाएगा। समझ गया? मतलब आप ये रीड कर लीजिएगा कि ऐसा लिखा हुआ है, जो जिस्ट है हम आपको बता रहा हूँ। आप ये
ध्यान से सुनिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो उनको हम इलास्टिक मटेरियल्स कहते हैं कि लोड अप्लाई किया है, फिर हम लोड को छोड़ रहे हैं, तब ये ओरिजिनल शेप में और ओरिजिनल साइज में रिटर्न आ जाएगा। यही इलास्टिक मटेरियल का उनका बिहेवियर है, उनका नेचर है। उन्हीं को हम इलास्टिक मटेरियल कहेंगे। नेक्स्ट, प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल हम किसको कहेंगे? जो हम अप्लाइड लोड कर रहे हैं, लोड हम दे रहे हैं, उनके बाद उनको एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, और लोड अप्लाइड के बाद जब हम लोड रिमूव करेंगे तो वो रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। वो विदाउट रिटर्निंग, मतलब वो नहीं आएगा, वो शेप वो डिफॉर्म ही रह जाएगा। तो उनको हम प्लास्टिक मटेरियल कहेंगे। ये आपको बार बार में ये आएगा, जब आप रीड करेंगे, बुक्स को रीड करेंगे, तब बार बार में आएगा। बारी बारी में क्या होगा कि ये इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, तो ये डेफिनेशन आपको नॉलेज में आ जाएगा। तो जब आप रीड करेंगे तो ये आपको ब्रेन के अंदर वो घुस जाएगा, तो ब्रेन आपको इंडिकेट करेगा कि यही प्लास्टिक मटेरियल है, यही इलास्टिक मटेरियल है। तो ये आप समझ लीजिए। और ये देखिए रिजिड मटेरियल। रिजिड मटेरियल क्या है? तो रिजिड मटेरियल एक टाइप का मटेरियल है कि ये डिफॉर्म नहीं होगा, डिफॉर्म नहीं होगा। अगर होगा तो खूब, जो वेरी लिटिल होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो यही है रिजिड मटेरियल। मतलब इन सिंपल में, हार्ड टू बेंड, स्ट्रेच और कॉम्प्रेस। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया। हम जल्दी जल्दी ये एक बार रिकेप कर लेते हैं कि इलास्टिक मटेरियल जो अप्लाइड लोड करेंगे, उसके बाद जो हम रिटर्न करेंगे तो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, उसको हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। प्लास्टिक मटेरियल जो हम लोड देंगे, उसके बाद उनका परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, वो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा लोड रिमूव के बाद। और रिजिड मटेरियल जो डिफॉर्म नहीं होगा, वही रिजिड मटेरियल है। नेक्स्ट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। कुछ प्रॉपर्टीज है, ये आपको नॉलेज में लेना है, और इसको मतलब नॉलेज ब्रेन में घुसा देना है कि यही है। ये देखिए, पहला है एक डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? आप देखिए, कुछ हम मटेरियल को बोलेंगे ये डक्टाइल मटेरियल है, तो आपको वो मतलब ये ब्रेन को इंडिकेट होना चाहिए कि यही ऐसा उनका नेचर होगा। तो डक्टिलिटी क्या है? देखिए, ये एक मटेरियल है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो ये क्या होगा? ड्रॉन इनटू स्मॉलर सेक्शन ड्यू टू टेंशन। ड्यू टू टेंशन, अगर मान लीजिए कि ये एक सेक्शन है, इसको हम टेंशन मतलब पुल करेंगे, तो ये एक्सटेंड होगा। ये ऐसा एक्सटेंड होगा कि इसका जो विड्थ है, ये जो विड्थ है, ये थिनर टाइप का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लाइक वायर, लाइक वायर की टाइप हो जाएगा। तो इसको हम डक्टाइल मटेरियल करेंगे। तो डक्टाइल मटेरियल में कौन कौन सा हो रहा है कि देखिए, सबसे ये कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो ये डक्टाइल मटेरियल का एग्जाम्पल कहला जाता है। ये नेक्स्ट हम आ रहा है कि मेलियाबिलिटी।
ये एक मटेरियल का और मेटल का प्रॉपर्टी है। मेलिएबल मटेरियल मतलब क्या है? मतलब हमको समझ लेना है कि वो मटेरियल जो हम उनको बीटेन करेंगे तो वो एक रोल्ड इनटू प्लेट्स बन जाएगा। मतलब मान लीजिए ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, इसको हम पिटाई करेंगे, ऐसे ऐसे करके पिटाई जब करेंगे तो ये लार्जर साइज का हो जाएगा ऐसा। और इसका जो साइज है थिनर, वो सीट की तरह हो जाएगा। जित मतलब ये सीट लाइक हो जाएगा। ये इनका कैपेबिलिटी है, ये इनका प्रॉपर्टी है, मेलिएबल नेचर है। तो मेलिएबल नेचर क्या है कि लीड हो सकता है, लीड, माइल स्टील एक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हार्डनेस। हार्डनेस एक प्रॉपर्टी है, कैन रेजिस्ट पेनिट्रेशन, स्क्रैचिंग एंड एब्रेशन। तो हार्डनेस मतलब एब्रेशन, एक चीज और एक चीज के साथ अगर एब्रेशन किया जाता है, मतलब इसको घिसाई जाता है, तो उनका जो कैपेबिलिटी है उनको हम हार्डनेस कहेंगे। तो यही एक प्रॉपर्टी है। हार्डनेस मतलब रेजिस्टेंस ड्यू रेजिस्टेंस ड्यू टू एब्रेशन। ये आपको समझ है, रेजिस्टेंस ड्यू टू एब्रेशन, ठीक है। तो हार्डनेस हम डायमंड को बोल सकते हैं, डायमंड को बोल सकते हैं कि ये हार्ड है। ग्लास भी हो सकता है, ग्लास हार्ड है। ब्रिटलनेस ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का जो विल इजीली ब्रेक अंडर द एक्शन ऑफ कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाइड सडनली। अगर इनको सडनली एक अप्लाइड किया जाए तो वो ब्रिटल हो जाएगा। तो ये ग्लास, आप सिरामिक, सिरामिक ऐसा ये मेटल है जो ब्रिटल नेचर का होता है। मैशिनेबिलिटी, मैशिनेबिलिटी कहाँ कौन है कि देखिए इनका जो प्रॉपर्टी है, तो वो इजीली मशीन इजीली मशीन टू प्रोड्यूस स्मूथ सरफेस फिनिश। मतलब ये स्मूथ हो जाएगा, तो इसको हम मैशिनेबिलिटी कहलाएंगे, ठीक है। और टफनेस, यही एक प्रॉपर्टी है जो enabled to absorb energy without fractures। मतलब ये इम्पैक्ट, अगर इम्पैक्ट नेचर का होता है कि इम्पैक्ट आप करेंगे किसी मटेरियल को, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा करेगा कितना एब्जॉर्ब करता है, तो उनको ये टफनेस कहेंगे, ठीक है। तो हम अगर कहेंगे कि टफ टफ मटेरियल्स, तो हमको समझ लेना है कि इम्पैक्ट में ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा विदाउट फ्रैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देखिए पहला जो है टेंसाइल फोर्स, दूसरा जो है कॉम्प्रेसिव फोर्स, तीसरा जो है शियर फोर्स। पहला जो फोर्स है टेंसाइल फोर्स, मतलब पुल्स ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इनको हम
पुल करेंगे, मतलब इधर से एक पुल करेंगे, इधर से एक पुल करेंगे, तो ये टेंसाइल फोर्स, हम इसको बोलेंगे कि टेंसाइल फोर्स। कॉम्प्रेसिव कैसा होगा? कॉम्प्रेसिव होगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम पुश करेंगे, इधर ऐसे पुश करेंगे, इसको हम कॉम्प्रेसिव फोर्स कहलाएंगे, कॉम्प्रेस होगा। और शेयर कैसा है? शेयर फोर्स विच इज टेंजेंशियली the co-section, if the force exceeds the certain limit, one part of the object slides over another part of the section. मतलब ये स्लाइड हो जाएगा, ये ऐसा मान लीजिए कि ये पार्ट है, तो अगर ऐसा फोर्स हम इधर देंगे, अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो ये यहाँ से कट जाएगा, कट जाएगा, ये स्लाइड करके कट जाएगा, मतलब ये एक हो जाएगा और ये एक पीस हो जाएगा, ऐसा लोड के में वो कट जाएगा, इसको हम शेयर फोर्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है लोड। देखिए फोर्स, एक हुआ फोर्स, एक हुआ लोड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लोड क्या है? The external force applied on a body is said to be a load on that body. लोड का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है ए बॉडी में, उसको हम लोड कहेंगे। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस is the resistance offered by a material body to deformation caused in it when it is subjected to external load. मतलब स्ट्रेस मतलब लोड बाय एरिया। इधर हमने दिया है स्ट्रेस, इसको हम डिनोट करते हैं एफ, स्मॉल एफ, और इक्वल्स टू पी बाय ए। पी का मतलब है, पी का मतलब है फोर्स, फोर्स, और ए का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फिर स्ट्रेस हुआ, और ये देखिए इसका जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन और इसका जो है मीटर स्क्वायर, तो फिर हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेस कितने टाइप्स का है कि टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। जो टेंसाइल स्ट्रेस, जो टेंसाइल फोर्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आएगा, वही टेंसाइल स्ट्रेस होगा। मतलब ये जो हमने पुल किया हुआ है, तो अगर ये पी होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन है ए होगा, तो फिर ए पी बाई ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कौन सा स्ट्रेस होगा ना? ये होगा टेंसाइल। क्यों ना? पुल हो रहा है, इधर पुल हो रहा है। अगर इधर देखिए ये पुश हो रहा है, तो इसका मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ए, तो फिर एफ क्या होगा? ये पुश हो रहा है, इसका पी, तो फिर पी बाई ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होगा कि कॉम्प्रेसिव। ठीक है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आप समझ गए। अभी शियर स्ट्रेस, जो शियर फोर्स में होता है, आपको हमने दिखाया
कि ये जो है, ये फोर्स जब इधर होगा और एक इधर होगा, जो मान लीजिए इधर एक हो रहा है, इधर हो गया है, और स्लाइस करके ये निकल रहा है, तो जो एफ होगा, ये होगा शेयर फोर्स, और ये होगा एरिया। ठीक है, तब ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम कहेंगे शेयर स्ट्रेस। जो फॉर्मूला है सब एक ही है, सब एक ही है कि एफ इक्वल्स टू पी बाई ए, लेकिन अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप में यूज हो रहा है, इसीलिए इसको हम एक को टेंसाइल जो पुल में होगा, जो पुश में होगा उसको कंप्रेसिव, और जो स्लाइड में होगा उनको हम शेयर स्ट्रेस कह लेंगे। नेक्स्ट, स्ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, और इसको अच्छे तरह से नॉलेज में लेना है। स्ट्रेन देखिए, इट इज द डिफॉर्मेशन कॉज्ड इन ए मटेरियल बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड ऑन ए बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन। इसको हम स्ट्रेन, स्ट्रेन को ई से, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और इसका क्या है कि चेंज इन डायमेंशन, जिसको हम डेल्टा एल कहते हैं, और ओरिजिनल डायमेंशन एल हम कहते हैं। ये यूनिटलेस है, मतलब इसका डायमेंशनलेस है, डायमेंशन नहीं है। क्यों? दोनों ही में लेंथ है, देखिए ये डेल एल, मतलब इधर भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट अगर एम होगा, ये एम होगा, तो दोनों में ये कट जाएगा, इसलिए इसका यूनिट नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव में आता है आपको। अभी देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन में ई सफिक्स टी इक्वल्स टू डेल एल बाई एल, इधर चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये देखिए हमने एक डायग्राम दिया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से अगर पुश किया जाएगा तो ये इसका लेंथ इंक्रीज होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेन में क्या होगा कि इंक्रीज होगा लेंथ, लेंथ इंक्रीज होगा। तो ये फॉर्मूला है, तो डेल एल बाई एल। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन में क्या होगा, ये डिक्रीज हो रहा है, ये जो डेल एल है ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन है। और शियर स्ट्रेन, ये मान लीजिए ये जो एक बॉडी ये है इधर, इसको लोड अगर अप्लाई किया जाएगा तो ये नीचे में आ जाएगा, इसका डेल एल, इसका डेल एल, और ये थीटा हो जाएगा, जो ओरिजिनल शेप से चेंज हो रहा है, थीटा हो रहा है। तो यही से आपको ये जो बॉडी है, ये देखिए कैसा होगा, तो ये ऐसा ऐसा करके डिफॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो मतलब डेल एल चेंज हो रहा है, यहाँ से ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है, तो यही डेल एल बाई एल है। आप ठीक से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो तीनों स्ट्रेन हो गया, टेंसाइल स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। अब नेक्स्ट हम चलेंगे इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब ये एक पॉइंट होगा, लिमिट,
ये क्या है? ग्रेटेस्ट स्ट्रेस up to which material recovers its original shape and size after without मतलब withdrawal of stress। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू व्हिच द मटेरियल रिकवर, कोई इसका लिमिट है, अप टू व्हिच ये लिमिट है कि वो उस लिमिट तक उनको स्ट्रेस वो ले सकता है, उसके बाद वो शेप में नहीं आएगा। ठीक है। और ये एक लॉ है जो हुक्स लॉ हमने दिखाया इधर। तो ये लॉ क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के लिए। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड within its elastic limit, the stress developed at any section of the material is directly proportional to the corresponding strain developed at that section। मतलब स्ट्रेस वेरीजेस स्ट्रेन, स्ट्रेस का एफ, स्मॉल एफ, और स्ट्रेन का स्मॉल ई, उसको ऐसे ही डिनोट किया जाता है। तो एफ एफ वेरीजेस ई, और इसको हम क्या बोलेंगे कि एफ इक्वल्स टू ई इंटू ई। ये ई है कांस्टेंट, कांस्टेंट, इसको हम ई इक्वल्स टू एफ बाई ई भी कह सकते हैं। और ये ई है यंग मॉडुलस, जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं और इलास्टिक मॉडुलस भी कहते हैं। इसका तीनों नाम है, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक मॉडुलस। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए हमने तीनों नाम एक साथ दे दिया है। और इनका जो यूनिट है, ये स्ट्रेस का जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वही होगा, क्योंकि स्ट्रेन का जो है ये यूनिट लेस है। तो अगर कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी दे सकता है कि यंग मॉडुलस का यूनिट है जो स्ट्रेस का यूनिट है वो इक्वल है, तो आपको वहां से यस करना है। अभी जो और एक है रिजिडिटी मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ shear स्ट्रेस टू shear strain। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और रिजिडिटी मॉडुलस को जी में डिनोट किया जाता है। तो ये shear स्ट्रेस बाय shear strain, ये shear हो गया, ये स्ट्रेन होगा, ये स्ट्रेन होगा, shear स्ट्रेस बाय shear strain। और ये इसका भी यूनिट जो स्ट्रेस का है वही होगा, कि उस स्ट्रेन का यूनिट नहीं है। इधर हम देखिए दो कांस्टेंट आपको बताया कि ये एक कांस्टेंट है यंग मॉडुलस और ये कांस्टेंट है रिजिडिटी मॉडुलस। आपको ये एक बातें बताना है कि देखिए मॉडुलस अगर होगा, इधर भी मॉडुलस लगा हुआ है, 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 मतलब किसी ना किसी में स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा। अगर यंग मॉडुलस है तो हम आप सामने में ये जो स्ट्रेस है, तो
मान लीजिए कि ये टेंसाइल हो सकता है और कॉम्प्रेसिव हो सकता है और कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है, कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है और इधर भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन हो सकता है और टेंसाइल भी स्ट्रेन हो सकता है। और रिजिडिटी मॉडुलस में शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन होगा। तो ये दोनों में आप अंतर समझ गया है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। सम टर्म्स रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक टर्म है, ये ग्रेटेस्ट स्ट्रेस अप टू स्ट्रेस वेरिजेस स्ट्रेन होगा। ये आप इधर देख लीजिए, इलास्टिक लिमिट हम पहले भी बताया है, अभी एक बार बोल देते हैं कि ग्रेटेस्ट स्ट्रेन अप टू व्हिच द मटेरियल recovers its original shape and size after withdrawal of the stress. Permanent set, it does not fully recover its original dimensions when the load is removed. मतलब ये ओरिजिनल डायमेंशन जो है वो फुली रिकवर नहीं होगा, तभी हम कहेंगे कि ये मटेरियल परमानेंट सेट में आ गया है। यील्ड पॉइंट, डिफॉर्मेशन occurs without further increase in load, मतलब ऐसा एक लोड दिया हुआ है कि ये डिफॉर्मेशन होगा, ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन फर्दर इंक्रीज इन लोड नहीं देना होगा। मतलब वो खुद ब खुद डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसी को हम यील्ड पॉइंट कहेंगे। ऐसा ही सिचुएशन आएगा। अल्टीमेट स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस विदाउट फेलियर, फेलियर के आगे जो जितना वो लोड मतलब स्ट्रेस ले पाएगा उसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस कहेंगे। वर्किंग स्ट्रेस, ये मैक्सिमम स्ट्रेस इन एक्चुअल प्रैक्टिस, मतलब हम कितना लोड देंगे वही वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये एक इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये एक नंबर है और ये अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। इधर दिया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, इसको आपको नॉलेज में रखना है। ये बारी बारी में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, आप इनको नॉलेज में ले लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूज में हो जाएगा कि अल्टीमेट बाय वर्किंग क्यों अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब ये फेलियर से आगे वाला है, तो ये आपको ऊपर में रखना है, न्यूमरेटर में इसको रखना है, डिनोमिनेटर में वर्किंग को रखना है, तभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकलेगा। अल्टीमेट से ज्यादा वर्किंग नहीं होगा। नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट एक डायग्राम है जिसको हम टेंसाइल स्ट्रेस वर्सेस टेंसाइल स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। तो ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम टेस्ट करने के बाद डायग्राम आएगा एक माइल्ड स्टील को। मान लीजिए ये एक माइल्ड स्टील है, हमने एक माइल्ड स्टील का रॉड ले लिया है और इसको हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करेंगे। जो कैरिड आउट होगा, मतलब किया जाएगा यूटीएम में। यूटीएम मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसमें इनको ये रॉड को टेस्ट किया जाएगा। जब टेस्ट किया जाएगा तो वेरियस पॉइंट अराइज करेगा, पॉइंट ए आएगा, पॉइंट बी आएगा, सी डी ई एफ इधर दे दिया है कि कैसे कैसे करके आएगा। और
इनका जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो डायग्राम है ये आ जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं, तो आप ध्यान से ये नोट डाउन कर लीजिए कि आप कैसे ये मतलब आपको नॉलेज में लेना है, नहीं तो आप इसको